काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से समझना, ठीक है। सो गाइस, हमने जो है यहाँ पर डेटा एनालिटिक्स को हमने यहाँ पर किया डन, ठीक है। और इसी सीरीज में अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हमारा स्टार्ट होता है यहाँ पर मशीन लर्निंग। पहले मशीन लर्निंग का यहाँ पर हम कॉन्सेप्ट समझेंगे कि मशीन लर्निंग की हमें जरूरत क्यों पड़ी है, क्यों हम मशीन को लर्न कराते हैं, और उसी मशीन लर्निंग का आगे एआई में फर्दर कन्वर्जन क्यों हुआ, और यह एआई के अंदर ही मशीन लर्निंग क्यों सीखा गया, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास एक बेसिक डेटा है, ठीक है। एक्सेल यहाँ पे मैंने ओपन किया। मशीन लर्निंग ना अभी का फील्ड नहीं है, ये बहुत पुराना फील्ड है। आपको पता है आइजैक न्यूटन ने कौन से ईयर में, कौन से ईस्वी में डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन यानी कैलकुलस को वर्क कर लिया था, इन्वेंट करके दे दिया था? अंदाजा लगाओ चलो। अभी 2050 चल रहा है। हाँ, न्यूटन की बात कर रहा है, सॉरी 2025 चल रहा है। हाँ, न्यूटन नहीं है, न्यूटन को आप खाली ग्रेविटी के लिए जानते हैं, बट इंटीग्रल कैलकुलस भी उन्होंने ही दिया है, ठीक है। डिफरेंस ये सब उन्हीं का ही है, राइट। उनको अभी तक का सबसे बढ़िया माना जाता है। आइंस्टीन तो खैर आगे निकल गए, बट वही है सबसे। आप चेक करेंगे तो ये 1800 के आसपास में उन्होंने वर्क कर दिया। सोचिए यहाँ पर आप आइजैक न्यूटन, आपका कैलकुलस डिस्कवरी इन्वेंटेड, आप यहाँ पर चेक करेंगे हिस्ट्री ऑफ कैलकुलस, देखिए। अब इमेजिन कर रहे हैं कब की बात है ये। अभी हम 2025 में है, 400 साल पहले कोई बंदा इतना बड़ा काम करके जा चुका है। और मैथमेटिक्स में अगर कैलकुलस नहीं होता, मॉडर्न फिजिक्स, मॉडर्न मैथमेटिक्स, मॉडर्न वर्ल्ड जिसे हम इमेजिन करते हैं, आईटी की दुनिया एग्जिस्ट ही नहीं करती। बिकॉज इसी न्यूटन के कॉन्सेप्ट के बाद से अलजेब्रिक फंक्शन, आपका सीरीज फंक्शन, लॉग, इनवर्स, साइन, कोसाइन, इसी के बाद से एक्चुअली मॉडर्न मैथमेटिक्स आया, राइट। और मॉडर्न मॉडर्न मैथमेटिक्स और बेसिक मैथमेटिक्स ही एक्चुअली आपका मशीन लर्निंग का फंडामेंटल है, बेस बना। मशीन लर्निंग की हमें जरूरत क्यों पड़ी? सबसे पहले यहाँ पर आप समझिए कि जो प्रीवियस लोग थे वो, उन्होंने डेटा को स्टोर करना स्टार्ट किया। जैसे यहाँ पर हमारे पास जनवरी में कुछ सेल्स हुआ, फरवरी में कुछ हुआ, मार्च में हुआ, राइट। और आप ये इमेजिन करेंगे कि जिनको प्रिडिक्शन की वो थी, क्यूरियोसिटी की, इन फ्यूचर क्या हो सकता है, क्योंकि ह्यूमन टेंडेंसी हमेशा से यही है, भविष्य की जानना, आगे क्या हो सकता है भाई, उसके माइंड में क्या चल रहा है मेरे को लेकर के, या इस कंपनी का आगे क्या स्टॉक जा सकता है। ह्यूमन टेंडेंसी है कि उसे भविष्य जानने को लेकर के बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी रहता है, राइट। फ्यूचरिस्टिक बहुत मानता है अपने आप को। तो सेम एज इट इज, जब पुराने टाइम में ट्रेड हुए, एक जगह से दूसरी जगह कमोडिटी पे काम किया गया, तो हमारे पास कुछ रैंडम वैल्यूज है। जनवरी में हमने किसी ठेकेदार ने, किसी मान लेते वेंडर ने इतना सेल किया, 45 करोड़, 50 करोड़ किया, आपका अगेन 55 करोड़ किया, यहाँ पर फिर 50 हुआ, यहाँ 56 के आसपास हुआ, यहाँ 60 के आसपास हुआ। उसको क्यूरियोसिटी हुई कि यार आधा साल तो मैंने कमा लिया इतना, अगले आधे साल का मेरा क्या ट्रेंड हो सकता है, अगले आने वाले आधे साल में मैं क्या कमा सकता हूँ, उसके हिसाब से मैं सारी चीजें प्लान करूंगा। क्योंकि वो फ्यूचर को माइंड में रख के प्रेजेंट को प्लान करता है, राइट। तो फ्यूचर को प्रिडिक्ट करना इज कॉल्ड प्रिडिक्शन, और प्रिडिक्शन विद द हेल्प ऑफ मशीन इज कॉल्ड मशीन के बेस पे प्रिडिक्शन, यानी फ्यूचर फोरकास्टिंग आप यहाँ पर कर रहे हैं। और फ्यूचर फोरकास्टिंग को करने के लिए आपको प्रीवियस डेटा की अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो पहले के टाइम में साइंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग डेटा बोला गया स्टैटिस्टिक्स को, सारा काम किया जाता था मैथमेटिकली। अगर आपका मैथ नहीं है तो आप ये काम नहीं कर सकते थे, स्टैटिस्टिक्स पे आप काम नहीं कर सकते थे। मैथ की बात यहाँ पर क्या हो रही है, यहाँ पर मैथ इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन वाला मैथमेटिक्स नहीं, यहाँ डिकोडिंग पैटर्न और अंडरस्टैंडिंग अंडरलाइन पैटर्न इज कॉल्ड मैथमेटिक्स। मैथ किसे बोला गया यहाँ पर? बचपन में जब मैंने आपको बोला था ये इन दो को ऐड करो तो क्या आंसर आता, तो आपको कैसे पता 5 आता? किसी बच्चे को कैसे सिखाया गया? किसी बच्चे को 2 पता ही नहीं था, उस 2 को सिखाने के लिए उसे क्या बोला गया, याद करिए। नहीं, अब अबेस्कस से भी पहले, अभी स्कूल सिस्टम में आपको याद आ जाएगा। हाँ, यहाँ पर बोला जाता था बेटा 2 है ना, तो ये 2 लाइन यहाँ पर खींचो, तो उसने 2 लिख दिया। और फिर क्या बोला गया, 3, तो यहाँ पर ये 3 लाइन खींचो, और फिर इनको गिनो कि 2 और 3 इन दोनों को ऐड करना है, तो क्या हो गया, अब यहाँ पे उसे काउंटिंग तो आती थी, तो उसने गिना तो 1 2 3 4 5, तो उसने इज इक्वल्स टू, क्योंकि उसने सीखा हुआ 5 किसे कहते हैं, तो उसने 5 लिख दिया, है ना।
तो उसे पता लगा कि ये 5 की बात हो रही है और उसने ये 5 लिख दिया, यानी कि उसने पैटर्न को समझा। एंड अंडरस्टैंडिंग अ पैटर्न इज व्हाट मैथमेटिक्स इज। मैथमेटिक्स का मेन मतलब ये है कि पैटर्न को समझना, और पैटर्न को समझना है तो ही मैथमेटिक्स को आपको पढ़ना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पर विनय भाई, ये जो हमारे पास डेटा आया, इसी डेटा को मैथमेटिकली समझा गया, और मैथमेटिकली इस डेटा को समझा गया तो वहां पर हमारा टॉपिक निकला बाहर, जिससे हमने बोला स्टैटिस्टिक्स। साइंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग डेटा इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स इज द सोल ऑफ स्टैटिस्टिक्स, राइट। उसके बगैर तो काम ही नहीं आपका हो सकता। डेटा हमारे आने के बाद हमने ये कोशिश किया कि आगे प्रिडिक्ट क्या हो सकता है, तो क्यों ना इसका एक काम करो, इसका एक ग्राफ बनाओ। आप ग्राफ तो अब हम कंप्यूटर से बना लेते हैं, प्रीवियस टाइम में ग्राफ कैसे बनाते, तो हाथों से बनाया, चौक लिया, पेन पेपर लिया और हाथों से ग्राफ बनाया, और यहाँ पर इंसर्ट पर गए और मान लेते कुछ इस तरीके का ग्राफ बना दिया। यह है ना ग्राफ, ये कुछ इस तरीके का, भाई देखिएगा, सही है। अब बस ग्राफ आने के बाद उससे एक आइडिया मिला कि यार हमारा ट्रेंड कुछ ऐसे चल रहा है, नीचे पहले इतना था फिर इतना, मतलब हम कहीं ना कहीं बढ़ते हुए जा रहे हैं, और ये तो अभी इजीली बन गया मशीन से, बट ये पहले हाथों से ड्रॉ किया गया, ठीक है, पेन पेपर से ड्रॉ किया गया। उसके बाद उन्होंने आइडिया लगा कि क्यों ना इन पॉइंट्स को समझते हुए क्यों ना हम कोई ऐसा ट्रेंड लाइन निकाले या कुछ ऐसा यहाँ पर फीचर करें जिससे हमें आगे का प्रोडिक्शन पता लग जाए, क्योंकि ये ग्राफ बढ़ता हुआ दिखा रहा है, तो हम ये मान के चल रहे हैं हमारा आने वाला सिनेरियो भी बेस्ट होगा और हमें फ्यूचरिस्टिक से ही बढ़ता हुआ ही हमें मिलेगा। तो इस पास डेटा के बेस पर उसने कुछ बेसिक कैलकुलेशंस करके, चलो बेसिक कैलकुलेशन हम यहाँ पर ना फंडामेंटल से डिकोड करते हैं। मैंने यहाँ पर बोल दिया कि मान लो आपको मैथमेटिक्स नहीं आती है, वो भी नहीं आता, बस पैटर्न पढ़ना समझ में आता है, तो क्या मैं अब बात ये बोल सकता हूँ कि इस ग्राफ के रेफरेंस पर हमें ये पता करना है फ्यूचर में क्या हो सकता है। तो उसके लिए हमने यहाँ पर इस ग्राफ को पेस्ट किया, और एक बेसिक बंदा जिसको कुछ नहीं आता है उसने स्केल लेकर के एक लाइन बना लिया कि मिनिमम इतना था और मैक्सिमम इतना था, तो चलो एक लाइन आगे भेज दो जो मिनिमम और मैक्सिमम को जोड़ते निकले। दूसरी लाइन जो लोअर और लास्ट के मैक्सिमम को क्या करते हुए निकले, मेरे जोड़ते हुए निकले। तो क्या एक मुझे चैनल मिल गया, आप बात यहाँ पर ये चैनल, चैनल का मतलब एक मिनिमम और मैक्सिमम के बीच का रेंज मिल गया मुझे। क्या मुझे ये आइडिया मिल गया कि मेरा सेल्स जो होगा वो इन्हीं के बीच में होगा, ये तो आइडिया मिला ना, चैनल मिला कि नहीं मिला मुझे। और इस चैनल के बेस पे मुझे ये पता लग गया कि आने वाला सेल्स जो है वो मेरा इसी के बेस पे रहेगा। अब प्रीवियस डेटा का एनालाइज किया कि अगर ये बढ़ता हुआ जा रहा है तो क्या मैं कह सकता हूँ कि मेरा अगला सेल भी बढ़ता हुआ जाए, या बीच में कहीं पर अप हो सकता है, तो क्या मैं कहीं पर मान लूं कि ये अप होते हुए भी जा सकता है, ये कुछ इस तरीके से। क्या मैं प्रीवियस पैटर्न को ही मैं क्या मैं रेप्लीकेट कर सकता हूँ, अगर मैं प्रीवियस को उठा करके ही क्या मैं रेप्लीकेट कर दूं, इसे उठा करके नेक्स्ट भेज दूं, तो क्या मुझे एक आइडिया मिल जाएगा कि मेरा ट्रेंड ऐसा हो सकता है, हो सकता है। यहाँ प्रोबेबिलिटी, मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट यहाँ पर प्रोबेबिलिटी, यहाँ मशीन लर्निंग की बात हो रही है, सारा गेम प्रोबेबिलिटी पे डिपेंडेंट है। क्या ये बात हम पता कर सकते हैं? इसी के बेस पे उन्होंने चीजों को समझना, एनालाइज किया, स्टोर करना किया उन्होंने, और आगे फ्यूचर में क्या हो सकता है उसे प्रिडिक्ट करना स्टार्ट किया। इसी में मीन, मीडियन, मोड, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स आ गया, डेटा का एवरेज क्या है, सेंट्रल टेंडेंसी क्या है, डेविएशन कितना है, वो सारी चीजें आ गई। और 1600 में कैलकुलस आ गया था, तब तो आप इमेजिन कर लो कि मैथ कितना आगे निकल गया होगा। और मॉडर्न फिजिक्स, मॉडर्न मैथमेटिक्स, और दुनिया को अगर किसी ने बदला है तो वो बिजनेसमैन नहीं है, वो मैथमेटिशियंस और फिजिशियंस हैं, डॉक्टर्स हैं, उन्होंने ही एक्चुअल में चीजों को बदला है। भाई बिजनेसमैन पैसा दे सकता है, बट आप एल्बर्ट आइंस्टीन वाला दिमाग नहीं खरीद सकते, पैसा लगा सकते हो। ओपनहाइमर जैसा आप एटम बॉम्ब नहीं बना सकते, उसके लिए क्या लगेगा, प्रॉपर रिसर्च वर्क लगेगा। तो वर्ल्ड वॉर जब हुए तब इन्वेंशन आया, और उस टाइम जितने जीनियस मैथमेटिक्स थे, फिजिसिस्ट थे, उन सबको यूज करके इन सारे फील्ड की नींव रखी गई है। मशीन लर्निंग आप अंदाजा लगा कब का फील्ड होगा, अभी तो यूज हो रहा है ये फील्ड, ये फील्ड कब का होगा? जब 1600 में कैलकुलस आ चुका है तो मशीन लर्निंग कब का होगा? मशीन लर्निंग के लिए कैलकुलस की जरूरत नहीं है, पैटर्न की अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है, आप समझ रहे हैं ना। यहाँ पर अगर आप चेक करें तो एक ये तो बेसिक आ गया, मशीन लर्निंग टर्म आ गया, ठीक है। इसका आइडिया, भाई आइडिया भी तो इन्वेंट, ये यहाँ पर एक माइंड में आता है ना, यहाँ पर एमएल आइडिया कब आया होगा यहाँ पर कि हमें इस तरीके से यहाँ पर काम करना है। 1940s 50s के बेसिस पर ही देखिए फर्स्ट मैथमेटिकल मॉडल इन्होंने बना करके, जब वो भी यहाँ तो डीप न्यूरल नेटवर्क की बात आ गई। इससे भी पहले आप यहाँ पर आ जाओ, जिसे हम बोलते हैं मशीन लर्निंग, तो बाद में है, पहले स्टैटिस्टिकल मॉडल आया है, ठीक है।
और ये कब आया है? कब के आसपास? घुमा फिरा करके बात वही आ रही है ना, लीनियर रिग्रेशन अगर हम बात करें तो कब के आसपास आ चुका है? 1700-1800 के आसपास। एक्चुअली जिस दिन लीनियर रिग्रेशन आया उस दिन मशीन लर्निंग आ चुका था। वर्ड भले 1905 में आया हो, बट जिस दिन लीनियर रिग्रेशन आया उस दिन आपका क्या आ चुका था? मशीन लर्निंग एक्चुअली में आ चुका था। क्योंकि लीनियर रिग्रेशन इज व्हाट, कि मेरा फ्यूचर में क्या वैल्यू प्रिडिक्ट हो सकता है, वो हम लीनियर रिग्रेशन, और मशीन लर्निंग का पहला एल्गोरिथम ही हम लीनियर रिग्रेशन से स्टार्ट करते हैं। तो 1705 की चीज, 1795 की चीज हम कब पढ़ रहे हैं? अभी 2025 में पढ़ रहे हैं। तो ये ऑलरेडी टेस्टेड है, इम्प्लीमेंटेड है, रिसर्च वर्क इसका बहुत पहले ही यहाँ पर हो चुका है हमारा। जरूरत क्यों पड़ी अब इसे हमें पढ़ने की? एक्चुअली पहले काम कॉपी पेन पेपर पे होता था, बट जब से कोडिंग इवॉल्व हुई, कोडिंग डेवलप लोग करना यहाँ पर सीखे, तो कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन ना मैनुअली करना थोड़ा नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो गया है ना भाई। अभी तो छोटी मोटी कैलकुलेशन है तो आप मैनुअल पेन पेपर लेके कर लेते हैं, बट अगर कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन करना पड़े तो मशीन की जरूरत पड़ी। तो प्रोग्रामिंग को दो तरीके से डिवाइड किया गया, एक किया गया क्लासिकल प्रोग्रामिंग और एक ये मशीन लर्निंग वे ऑफ प्रोग्रामिंग। अब थोड़ा सा यहाँ पर समझिए मशीन लर्निंग वे और क्लासिकल प्रोग्रामिंग में क्या डिफरेंस है। क्लासिकल प्रोग्रामिंग में आपके पास एक प्रॉब्लम होता है और आप उससे मल्टीपल इफ एल्स लूप लगा करके आप उस प्रॉब्लम को क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा समझना, यहां पर मैंने बोला कि भाई मेरे पास एक स्टूडेंट है, ठीक है, और ये जो स्टूडेंट है ये इतने घंटे सोता है, इसका स्लीपिंग आवर्स है मेरे पास, और बदले में इसका इसने कितना मार्क्स स्कोर किया वो है, ठीक है। और आपको सर ये डेटा कैसे आया? तो ये डेटा कलेक्ट किया जाता है सर्वे से, रिसर्च से, कई लाखों बंदों पे ये टेस्ट किया गया, ठीक है। तो अभी तो मैं एक रैंडम डेटा ले रहा हूं कि अगर ये आपका 5 घंटे 6 घंटे सोता है, ठीक है, 6 घंटे, तो ये या स्लीपिंग आवर्स नहीं, इसे थोड़ा सा करेक्ट कर लेते हैं, इसे बोल देते हैं स्टडी आवर्स। ये ज्यादा थोड़ा सा इफेक्टिव होगा, ठीक है। अगर ये आपका 1 ही घंटे पढ़ाई करता है तो ये ज्यादा नहीं, बस पासिंग मार्क्स ही ला पाता है, यानी 30-40 के आसपास ही लेके आ पाता है, ठीक है। 2 घंटे की स्टडी पे कितना बताओ भाई अंदाजा? 45 के आसपास। 3 घंटे की स्टडी पर ये 60 के आसपास मार्क्स लेके आ जाता है, ठीक है। देखिए आज का हमारा थ्योरेटिकल जाएगा और हम एमएल क्यूब बना है उसके हम फंडामेंटल को समझेंगे। बाकी कोड वर्ड करना इसमें बहुत बड़ा चैलेंजिंग टास्क नहीं है। एक बार फंडामेंटल ब्लॉक क्लियर हो गया तो फिर दिक्कत नहीं आएगा, आपको समझ भी पाओगे, समझा भी पाओगे। यहाँ पर 4 घंटे पढ़ता है तो हमने बोल दिया 65 के आसपास आ जाएंगे। 5 घंटे में यहाँ पर 70 के आसपास। 6 घंटे में यहाँ पर जो है 80 के आसपास। 7 घंटे में यहाँ पर जो है 90। और 8 घंटे में भी हमने यहाँ पर बोल दिया 90, 95 या 100 के आसपास, ऐसे हमने यहाँ पर ले लिया, ठीक है, कुछ इस तरीके से, राइट। इतना हमने यहाँ पर स्टडी आवर्स को ले लिया। अब यहाँ पर थोड़ा सा आप एक अंदाजा लगाओ, ये जो मेरा डेटा है, क्या हमने बचपन में 10th क्लास में 9th क्लास में हमने ग्राफ प्लॉट करना सीखा था? ठीक है, तो वापस से हम बैक टू ग्राफ पर आ जाते हैं। ग्राफ में हमने दो चीजें सीखी थी मुर्जा भाई, एक होता है हमारा एक्स एक्सेस और एक होता है हमारा वाई एक्सिस। ये जो अभी बना है ये मेरा एक्स एक्सिस है, और जो ऑरेंज में यहाँ पर ये है हमारा, ये ब्लैक वाला एक्स एक्सिस, और ये वाला हमारा वाई एक्सिस के बेसिस पर। इस पूरे को बोला जाता है कार्टेशियन प्लेन, ये कहा जाता था, ठीक है। और कार्टेशियन प्लेन में हमने एक चीज पढ़ा हुआ था कि दो पॉइंट्स के बीच में, दो पॉइंट्स अगर मेरे को यहाँ पर मिल जाए तो दो पॉइंट्स के बीच में हम यहाँ पर क्या ड्रॉ कर सकते हैं? एक लाइन को ड्रॉ किया जा सकता था। ये बात क्लियर है? दो पॉइंट्स के बीच में जब आप लाइन ड्रॉ, क्योंकि लाइन ड्रॉ करने के लिए एक आपको स्टार्टिंग पॉइंट और एक एंडिंग पॉइंट बनाने की यहाँ पर आपको रिक्वायरमेंट पड़ती है। दो पॉइंट्स के बीच में आप यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। अब थोड़ी देर के लिए यहाँ पर समझना, मैंने सारे पॉइंट्स को हटा दिए, इसे मान लिया मैंने एक्स और इसे मान लिया मैंने वाई, ठीक है। ये वाई होता है, ये वाई डैश होता है, डैश मतलब नेगेटिव डेटा, ये एक्स होता है, ये आपका एक्स डैश होता है। यहां पर हमने कुछ नंबरिंग लिख लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 तक लिया ना हमने, तो हमने 8 तक का यहाँ पर एक कॉल कर लिया, ठीक है। ठीक है, नंबर प्लॉट पे हमने ये प्लॉट करना हमने सीखा हुआ है, याद है आप लोगों को कैसे प्लॉट करते हैं?
ऐसे ही रहता है नंबरिंग, ठीक है। और सेम एज इट इज हमने यहाँ पर y पर ले लिया, उल्टा कर रहा हूँ ना, हाँ। ठीक है, इतना ले लेते हैं यहाँ पे, क्लियर है? नहीं, यहाँ पर 0 और 0 वो यहाँ 1 0 ले लिया है ना हमने, इसे थोड़ा सा छोटा कर लो, बड़ा जा रहा है काफी, ज्यादा छोटा हो गया इतना। हाँ ये ठीक है, ठीक है। आप आएगा ये, चलिए इतने पे आगे मान लेते हैं, परफेक्ट, सही है, ये रहा, ये क्लियर है ना? अब ये हमने कार्टेशियन प्लेन पढ़ा हुआ था, अब जरा इस नंबर को प्लॉट करो, 1 का 30, बताओ 1 का 30 क्या आएगा? डॉट लेते चलेंगे हम यहाँ पर सब पे, 1 का 30, एक आज की स्टडी पर 30 यहाँ पर आएगा, ठीक है, ये रहा। ये बचपन में जो पढ़ा वही है, और आप देखना कि ये कैसे यही एमएल में कन्वर्ट हो गया है ना। 2 नंबर पर 45, तो 2 45 यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से बीच में, ठीक है। देन के बाद आपका 3 पे 60, 3 पे 60, ये इधर सही है, ठीक है। 4 पे 65, 4 पे 65, 5 पे 70, 80, 90, ठीक है 100, तो ये रहा आपका 70, ये रहा है ना। उसके बाद 80, उसके बाद 90, 90 सही है, ये रहा, और इसके बाद ये रहा लास्ट का 100, परफेक्ट। ये हमने प्लॉट किया कि नहीं किया? अब ये जो प्लॉट किया हमने, ये एक्चुअली मेरा कोरिलेशन बता रहा है बिटवीन एक्स एंड वाई, और हम जानते हैं स्कैटर प्लॉट है ये, न्यूमेरिकल कोरिलेशन जब भी हमें शो करना होता है तो हम कौन सा प्लॉट यूज करते हैं? स्कैटर प्लॉट, ठीक है। स्कैटर प्लॉट हमें ये बताता है कि हमारा डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, कैसा कोरिलेशन है, क्या ये कोरिलेशन बढ़ता हुआ कोरिलेशन है या घटता हुआ कोरिलेशन है या नो कोरिलेशन है, बढ़ता हुआ। और मशीन लर्निंग को यही चीज चाहिए। मशीन लर्निंग का मतलब है कि मुझे कोई भी एक चीज कोरिलेट मिल जाए, मुझे कुछ पता लग जाए कि किसके बढ़ने पर क्या बढ़ता है या किसके गिरने पर क्या गिरता है, मैं उस चीज को पकड़ के अगला वैल्यू प्रिडिक्ट कर सकता हूँ। अगर मेरे मशीन लर्निंग में कोरिलेशन नहीं है तो मेरा मशीन लर्निंग का यूज करने का कोई फायदा नहीं है। जैसे मैंने बोला, आपके स्टडी करने से ट्रेन एक्सीडेंट के बीच में क्या कोरिलेशन है, बताओ? कोई कोरिलेशन नहीं है। बट आपके स्पीड से, ड्राइविंग के स्पीड से ट्रेन एक्सीडेंट का क्या कोरिलेशन है? डायरेक्ट कोरिलेशन है, ये हमें पता है ना यहाँ पर। और डे और नाइट से या ट्रैक के मेंटेनेंस से ट्रेन का एक्सीडेंट का कोरिलेशन है। तो कुछ चीजों का कोरिलेशन है और कुछ चीजों का कोरिलेशन नहीं है। तो मशीन लर्निंग में हमें यही कोरिलेशन ही पता करना होता है। अब जरा इसको अगर मैं यहाँ पर प्लॉट करूं तो ये कुछ इस तरीके से मेरा सारे डॉट्स को कनेक्ट करता हुआ एक मेरा लाइन गुजर गया यहाँ से, ये हो गया इधर से, ये ना, तो इन सारे डॉट को क्या कर रहा है, यहाँ पर हमने सीखा हुआ था, ये लाइन गुजर गया। और अब बात, एक बात हम जानते हैं कि अगर मुझे लाइन बनानी हो तो उसे हम बोलते हैं, हमने 10th क्लास में पढ़ा था, आपने लीनियर इक्वेशन याद है? लीनियर इक्वेशन आपने पढ़ा था, 2 वेरिएबल, और एक आपने कर्व भी पढ़ा था जिसमें पोलिनोमियल कर्व बनता है। 9th की बात हो रही है, पैराबोला बनता है, याद है ना, पैराबोला हाइपरबोला। तो इसको देख करके अगर ये एक मेरा लाइन होता तो ये सीधा स्ट्रेट जाता, क्योंकि लाइन का डायरेक्शन चेंज नहीं होता, लाइन का डायरेक्शन फिक्स होता है एक डायरेक्शन में। बट ये कर्व है, कर्व का डायरेक्शन हर एक नंबर पे, पोजीशन पे क्या हो रहा है यहाँ पर, मेरा चेंज हो रहा है। तो मुझे एक ऐसा लाइन बनाना है जो इसके ट्रेंड को रिप्रेजेंट कर सके, इसके डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर सके और इसके बेस्ट कोरिलेशन को रिप्रेजेंट कर सके। ये बात क्लियर है? तो यहां पर हमने क्या बोला कि आप एक काम करो, ध्यान से देखना, आप एक काम करो कि हमें ये प्रिडिक्ट करना है कि कल को हमारा बंदा अगर 5.5 घंटे पढ़ा तो कितना नंबर मार्क्स लेकर के आ सकता है। तो ये जो एक हमारा कर्व बना, इस कर्व के बेसिस पर आप एक काम करो, एक नया लीनियर इक्वेशन का यूज करके एक न्यू लाइन बनाने की कोशिश करो। क्या करो? एक न्यू लाइन फॉर्म करने की कोशिश करो। यहां पर आए और एक हमने लीनियर इक्वेशन यानी मैथमेटिक्स का यूज करके हमें क्या करने जा रहे हैं, न्यू लाइन जो इसके क्लोज होना चाहिए, इसके मिलता जुलता होना चाहिए, और वो लाइन होनी चाहिए, वो कर्व नहीं होना चाहिए, क्योंकि कर्व अगर है तो फिर आप इसी को यूज कर लो, फिर प्रेडिक्शन नहीं हो पाएगा। अब बताओ विनय मुझे कि क्या ये कर्व ये वाला यूज करूं
ये वाला यूज करूं, ये वाला यूज करूं, ये वाला यूज करूं, ये वाला यूज करूं, क्या यूज करूं जो मेरे बेस्ट को शो करना चाह रहा है? बताओ। लाइन ये भी जा सकती है, ये भी जा सकती है, लाइन लाइन ये भी हो सकती थी मेरी। आप लाइन का मतलब समझ रहे हैं ना? लाइन का मतलब जो मेरे एग्जिस्टिंग डेटा के ज्यादा पैटर्न्स को शो कर पा रहा है, ज्यादा पैटर्न्स के क्लोज जा पा रहा है, और वो लाइन है नीचे, कर्व नहीं। तो कौन सा लाइन बेस्ट है मुर्जा भाई? ये वाला लाइन बेस्ट है, ये वाला लाइन बेस्ट है, ये वाला लाइन बेस्ट है। अगर ये वाला लाइन बेस्ट आप कह रहे हैं, इट मींस आप लास्ट डेटा को प्रेफरेंस दे रहे हैं। अगर आप ये वाला लाइन बेस्ट कह रहे हैं, इट मींस आप इनिशियल डेटा को प्रेफरेंस दे रहे हैं। और विनय अगर मैं बोलूं ये वाला लाइन, इट मींस मैं मिडिल डेटा को प्रेफरेंस ले रहा हूं। और अगर मैं कुछ इससे मिलता जुलता ऐसे ले लूं, ये कुछ इधर, जहां पर दोनों के आसपास हम एवरेज लेके चल रहे हैं, इट मींस हमारा क्या है कि हम दोनों वेटेज को लेकर के चल रहे हैं। ये बात क्लियर है? हमने यहाँ पर बोला कि हमारा जो प्रेडिक्शन लाइन होगा वो यही लाइन होगा। मान लिया अभी अंदाजा कि हमारा प्रेडिक्शन लाइन क्या होगा, ये वाली, ये जो लाइन जा रही है, क्या सी लाइन होगी ये प्रेडिक्शन। अगर बंदा बिल्कुल भी ना पढ़े तो कुछ तो मार्क्स लेकर के आता है, 10 20 5 10 दो मार्क्स लेकर के तो आता है। क्योंकि ये आप एक बंदे की बात नहीं हो रही है, सर्वे की बात हो रही है। कोई 0 स्टडी आवर्स पर 0 मार्क्स भी लाता है, कोई 0 स्टडी आवर्स पर 10 मार्क्स भी ले आता है। तो यहाँ पर ये लाइन कहीं ना कहीं कट करेगा, इधर ये कट कर रहा है इसे। अब यहाँ पर ये मेरा एक जो लाइन बन गया, इसी लाइन को बोला गया प्रेडिक्शन लाइन। क्या बोला गया? दो लाइन है यहाँ पर, एक्चुअली में एक लाइन है और एक कर्व है। ये जो ऑरेंज कलर का ये क्या है? एक्चुअल सिनेरियो। और ये जो येलो कलर की लाइन है, ये क्या है मुर्जा भाई? क्या है ये? एक्चुअल कलर वाली प्रेडिक्शन लाइन। प्रेडिक्शन लाइन है। अब क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं हम? जैसे अब मैंने आपसे कहा कि अब अगर बंदा, ध्यान से देखना, अब अगर बंदा 3.5 घंटे की स्टडी करता है तो उसके कितने मार्क्स आ सकते हैं? क्या मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ कि 3.5 घंटे पर एक लाइन खींचो जो कि वाई एक्सिस के पैरेलल हो, और चेक करो कि मेरे प्रेडिक्शन लाइन को कहां पे कट कर दिए। याद है बचपन में हमने पढ़ा था कि अगर एक्स की वैल्यू ये है तो वाई निकालो क्या होगा, है ना? तो अगर ये एक्स की वैल्यू 3.5 है तो ये वाई को कहां पर कट कर रहा है बताओ? इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक्स एक्सिस के कॉरेस्पॉन्डिंग एक पैरेलल लाइन बना लो। क्या ये बन रही है पैरेलल लाइन? बिना यस या नो? क्या मैं बोल सकता हूँ ये 60 और 65 के बीच में आ रहा है, 61 62 के आसपास आ रहा है? क्या मैं बोल सकता हूँ अगर कोई बंदा 3.5 घंटे की स्टडी करेगा तो कितने मार्क्स ला सकता है? 61 62 के रेंज में ला सकता है। ये बात क्लियर है ना? अब यहाँ ध्यान से देखना, इसी डेटा को मैंने यहाँ पर किया कॉपी, यहाँ पर किया हमने पेस्ट, और इसी को यहाँ पर हम वापस से गए इंसर्ट में, इंसर्ट पर यहाँ पर गए हम इसमें। ठीक है, ये वाला दो ग्राफ क्यों आ रहा है ये? एक मिनट, या इसी पे बना लो, इस पे गए, इधर इस पे, आप इसी पे फॉर्मेट में ले ली ना, हाँ फिर बन जाएगा ना। अभी आपका डायरेक्टली वैसे कॉल हो ना, ये एक्चुअली न्यूमेरिकल हो गया ना। तो न्यूमेरिकल में आप एक काम करो ना, हम ये क्यों प्लॉट करा रहे हैं? हमें तो स्कैटर प्लॉट कराना था, ध्यान मेरा भी कहीं और चले गया भाई। लाइन थोड़ा ना दिखाना था, हमें क्या दिखाना था? स्कैटर प्लॉट। यही तो ग्राफ बनाया गया ना वहां पर। ठीक है, इसमें यहाँ पर है, और देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है हमारे पास, ट्रेंड लाइन आ रहा है। ट्रेंड लाइन ने कनेक्ट करने की कोशिश करी। क्या मैं बोल सकता हूँ ये एक मेरा प्रेडिक्शन लाइन के आसपास होगा जो ट्रेंड को शो करने की कोशिश कर रहे हैं, जो मुझे बता सकता है कि 3.5 घंटे की स्टडी पर कितने मार्क्स आने चाहिए? बता रहे कि नहीं बता रहा? इसी स्टैटिस्टिक्स टेक्निक को, स्टैटिस्टिकल टेक्निक को आगे जाकर के बोल दिया गया मशीन लर्निंग का टेक्निक। पहले यही टेक्निक यूज होता था, इसे बोला जाता था स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग। इसीलिए मशीन लर्निंग में ये क्यों कन्वर्ट हुआ? क्योंकि इसी स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग में क्या किया गया कि ये प्रीवियस डेटा के बेसिस पर, स्टैटिस्टिकल में क्या होता था ना कि आपके सारे डेटा पे ट्रेनिंग होती थी। जैसे अगर आप 8 घंटा पढ़े हो तो 8 घंटा तक सब पे डेटा पिक किया जाएगा। बट मशीन लर्निंग में क्या हुआ कि हमने बोला 8 घंटा नहीं, आप इसमें से कुछ ही डेटा लो, और उस कुछ डेटा के बेस पे हमारे मॉडल को सिखाओ। क्या सिखाओ? कि अगर 1 घंटा पढ़ता है तो इतना मार्क्स आता है, 2 घंटा पढ़ता है तो इतना मार्क्स आता है, 3 घंटा पढ़ता है तो इतना मार्क्स आता है, 5 घंटा पढ़ता है इतना मार्क्स आता है। मान लेते हैं हमने अपना मॉडल बनाया 6 घंटे तक का। कितने घंटे तक का? 6 घंटे तक का। हमने बोला कि हमारे पास ये मॉडल है कि 6 घंटे तक पढ़ाई करने पर कितना मार्क्स आता है। अब आपको ये बताना है अगले 2 घंटे यानी 7 और 8 पर क्या मार्क्स आ सकता है। तो यहाँ पर हमने क्या किया,
इस पूरे डेटा को पकड़ा और इस पूरे डेटा को पकड़ के अपनी मशीन को ट्रेन किया, मतलब सिखाया। क्या सिखाया? 1 घंटे पर ये, 2 घंटे पर ये, 3 घंटे पर ये मैपिंग की गई। क्या की गई? और मैपिंग का मतलब x के ये होने पर, इसे मैंने क्या बोला? x, और इसे क्या बोला? x के ये होने पर ये वाला y आता है, x के ये होने पर ये वाला y आता है। तो इसी को समझते हुए जरा मुझे बताओ कि अगले 2 नंबर क्या होंगे? क्या इसने मुझे बताया अगले 2 नंबर क्या होंगे? बताइए। ट्रेंड के बेसिस पे बताया कि नहीं बताया हमने? क्या हमने वैल्यू फिल किया या हमने एमएल को यूज किया? यहाँ पर एक्सेल भी एमएल यूज करता है इंटरनली इसको फिल करने के लिए। यहाँ पर बट ये 100 को क्रॉस किया क्योंकि एमएल को ये नहीं पता रुकना कहाँ पर है, क्योंकि वो क्लासिकल प्रोग्रामिंग नहीं करता, वो लर्निंग वाली प्रोग्रामिंग करता है। उसका मतलब है कि अगर आप 9 घंटा बोलोगे तो उसको पार करा देगा। तो यहाँ पर हम ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग यूज कर लेंगे। ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग में क्या कि अगर 100 से ज्यादा मार्क्स आते हैं तो कितने आएंगे? इट मीन्स 100 ही आएंगे, और अगर 0 से कम आते हैं इट मीन्स कितने आएंगे? 0 ही आएंगे। नेगेटिव तो ये जाएगा क्योंकि मैथमेटिक्स है, और मैथमेटिक्स में 10th क्लास में याद करिए जब हम बोर्ड वाला इक्वेशन सॉल्व करते थे तो नेगेटिव स्पीड आती थी, क्योंकि मैथ के अकॉर्डिंग तो नेगेटिव भी वैल्यू आएगी। तो हम डोमेन नॉलेज पे कह देते हैं कि नेगेटिव वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट, है ना? सो वी आर एलिमिनेटिंग दिस वैल्यू, है ना? बोर्ड की स्पीड आती थी नेगेटिव में तो वो मानते थे कि डाउनवर्ड डायरेक्शन मानते थे, बट हम एक आइडिया में ये भी लिखते थे कि नेगेटिव हम मानेंगे नहीं, वो x की वैल्यू, हाँ, क्योंकि वो x स्क्वायर पे निकलता था। हाँ राइट, और x स्क्वायर जब भी पे जाता है तो प्लस माइनस 2 वैल्यू दे देता है, राइट? तो मैथमेटिक्स क्या करता है? दोनों पॉसिबिलिटीज दे देता है। तो यहाँ पर हम ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग का यूज करके इसे रुकवा सकते हैं। तो ये जो आपने इतना डेटा पकड़ा, और इतना डेटा पकड़ के बिना ये जो आगे नेक्स्ट ड्रैग किया आपने, इतना पकड़ने का मतलब है लर्निंग कराना। किसकी? मशीन की। और आगे ड्रैग करने का मतलब था प्रेडिक्शन कराना। और मशीन लर्निंग में अगर आपके पास लर्निंग नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है लर्निंग, तो प्रेडिक्शन क्या होगा बताओ? ये लो, मैंने इस डेटा को पकड़ा और यहाँ कुछ नहीं है लर्निंग। लर्निंग मतलब x के ये होने पर y क्या होता है ये हमें बात नहीं पता। तो जरा इसे ड्रैग करेंगे तो क्या आंसर आया? खाली आंसर आया। या अगर मेरा गलत डेटा है, गलत डेटा है, तो गलत डेटा से क्या नुकसान होगा? गलत लर्निंग होगी, और गलत लर्निंग से क्या होगा? गलत आंसर आएगा। और आया कि नहीं आया? क्यों? क्योंकि ये समझना चाह रहे हैं पहले ज्यादा था कम हुआ, ज्यादा था कम हुआ, कम हुआ कम हुआ, मतलब नेगेटिव। तो नेगेटिव मतलब नेगेटिव, 2 नेगेटिव इसे आंसर, समझे? तो मशीन लर्निंग का फ्यूचर वैल्यू डिपेंड करता है उसके पास्ट वैल्यू पर। पास्ट डेटा से ही आपका पास्ट या प्रेजेंट डेटा के बेस पर ही आप नेक्स्ट फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। और इसमें मशीन लर्निंग क्यों बोला गया? क्योंकि आप मशीन को सिखाते हैं। ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग में हम सिखाते नहीं है। अभी तक हमने जितना भी पाइथन में हमने कहा ये बताओ ये फैक्टोरियल है या नहीं, या ये प्राइम नंबर है या नहीं, क्या हमने बोला कि ये अपने आप समझो, या हमने उसके लिए कोड लिखा? तो ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग और एमएल में क्या डिफरेंस है? ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग में हम एल्गोरिदम खुद लिखते हैं। क्या करते हैं? खुद लिखते हैं। और एमएल में क्या होता है? हम मैपिंग कराते हैं। आप ध्यान रखना, ये वर्ड यूज करोगे तभी समझ पाओगे। मैपिंग का मतलब ये नहीं है कि आपका x ये तो y होगा। मैपिंग का मतलब है लर्निंग कराना कि x के ये होने पर ये y हो सकता है। ये ध्यान रखना, ठीक है? एल्गो को हम यहाँ पर खुद क्रिएट करते हैं और यहाँ पर हम मैपिंग कराते हैं। और एल्गो खुद क्रिएट करने का लॉजिक कौन बनाता है? इसका लॉजिक हम बनाते हैं, डेवलपर बनाते हैं। और यहाँ मैपिंग होने के बाद उससे लॉजिक खुद क्रिएट करता है। ये लॉजिक हम नहीं बनाते, इसमें लॉजिक ये क्रिएट करता है। क्या लॉजिक क्रिएट करता है? ये लॉजिक क्रिएट करता है कैसे? अरे ये समझ गया ना? क्या समझ गया कि x के ये होने पर y ये होता है, तो x अगर 3.5 होगा तो y ये होगा। और ये इसने लॉजिक क्या किया? खुद क्रिएट किया। एमएल में लॉजिक हम नहीं क्रिएट करते, लॉजिक हमारा मॉडल क्रिएट करता है और वो प्रोबेबिलिटी पे काम करता है। ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग हमारी प्रोबेबिलिटी पे काम नहीं करती है। नो सच यूज ऑफ आपका किसका? प्रोबेबिलिटी। और यहाँ पर सारा खेल ही किसका है? मैथ एंड प्रोबेबिलिटी का खेल है, ठीक है? क्योंकि आपको भी पता था नेक्स्ट वैल्यू क्या आने वाला, मैथमेटिक्स और प्रोबेबिलिटी पे आपका डिसाइडेड है। आपका यहाँ ट्रेडिशनल में तो हम बताते हैं ना क्या आंसर आने वाला है, ठीक है? यहाँ पर आपका ट्रेडिशनल, ये आपका एक बेसिक लेमन है, इसे मैंने यहाँ पर उठाया, यहाँ पर चले जीपीटी पे गए और यहाँ पर हमने बोला गिव
लेमन डिफरेंस बिटवीन किसमें, ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग एंड मशीन लर्निंग में, लाइक ऐसे, ये जो हमने यहां पर दे रखा है, ठीक है, ये सही है ना, ये क्लियर है। और यहां पर देखिए कौन लिखता है कोड, हम लिखते हैं, यहां पर मशीन क्या करता है, लर्न करता है। इनपुट और आउटपुट के बीच में रूल कौन बनाता है, हम बनाते हैं। यहाँ पर इनपुट और आउटपुट हम दे देते हैं कि ये एक्स होने पर ये वाई होगा, तो रूल आप बनाओ, रूल बनाओ मतलब इक्वेशन फॉर्म करता है, तो कोड ही बना होगा ना उसका, तो हम कोड लिखेंगे वो अलग कोड है, बट हम ये लॉजिक नहीं देते इसे, हम इसे ये नहीं बोलते कि एक्स और वाई, अगर हम बस ये बोलते ये एक्स है ये वाई है। जैसे ध्यान से देखना, अब ये जो मैं बताऊंगा इससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आपने लीनियर इक्वेशन पढ़ा होगा, ठीक है, ये कैसे हमारे पास लीनियर इक्वेशन है। अब विनय जरा बताइए इधर, ये इक्वेशन हमने बनाया और अब हम इनपुट दे रहे हैं, एक्स 1 है तो वाई क्या होगा, क्या होगा वाई बताओ, 3 मल्टीप्लाई दिस प्लस में 5, यही होगा ना, ठीक है। वाई अगर 2 है तो यहाँ पर क्या होगा 11, सही है, वही हमारा कंटिन्यू होते जा रहे हैं। अब वाई अगर 3 होगा तो 14, क्या इसका, ध्यान से देखना, ये इक्वेशन हमने बनाई है, ये इक्वेशन किसने बनाई है, ये वी क्रिएटेड दिस या वी हैव अज्यूम्ड दिस, ठीक है, परफेक्ट। और उस क्रिएशन के बाद हमने बोला अगर एक्स ये होता है तो वाई ये होगा, और ये बताने में कौन कैपेबल है, हमारा वाई नहीं, हमारा बनाया हुआ फंक्शन। अरे हम ये वैल्यू किस में डाल रहे हैं, फंक्शन में डाल रहे हैं, अपने लीनियर इक्वेशन में तो डाल रहे हैं ना, बट ये लीनियर इक्वेशन किसने बनाया, हमने बनाया, तो हमारा लीनियर इक्वेशन कैपेबल है एक्स के बताने पर वाई बता देता है, बट ये फंक्शन किसने बनाया, हमने। हमें कैसे पता है ये y इक्वल टू 3x प्लस 5 ही लिखना है, वो तो हमने खुद ऐसे अभी एज्यूम करके बना दे रैंडमली। बट अब थोड़ा सा इमेजिन बदल दो, अब मैं कह रहा हूं मेरे पास ये डेटा है, क्या है ये डेटा, कि x के ये होने पर y ये होता है, तो अब इसका इक्वेशन बताओ क्या होगा, समझे, दैट इज कॉल्ड मशीन लर्निंग। इसमें रिवर्स काम हुआ है, ह्यूमन ने क्या किया, इक्वेशन से डेटा पर पहुंचे कि अगर ये इक्वेशन है इसमें x डालते रहो और y का क्या लेते रहो, डेटा लेते रहो। अब इसका उल्टा अप्रोच क्या होगा कि मेरे पास, क्योंकि मशीन लर्निंग में क्या है, हमारे पास डेटा है और हमें क्या चाहिए, एक ऐसा इक्वेशन जो फ्यूचर प्रेडिक्ट, क्योंकि एट द एंड तो हमें x देना है ना उसे, तो हमें यानी एक ऐसा इक्वेशन चाहिए जिसे हमने क्या नाम दे दिया, फ्यूचर इक्वेशन, एक ऐसा इक्वेशन जिसे हम x दे जो बदले में क्या बता सके, y बता सके। तो यानी इस बार हमें, पहले हमें ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग में इक्वेशन से डेटा पे पहुंचते थे, क्योंकि हमारे पास 6 महीने तक का डेटा, तो जैसे 6 महीने है, हाँ, तो हमें 7 महीने का इक्वेशन चाहिए, हाँ, ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग में इक्वेशन हम बताते थे, यानी लॉजिक कौन बना रहे थे, ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग में हम बना रहे हैं, और उस फैक्टर ये उस प्राइम नंबर वाले फंक्शन से कुछ भी पूछ लो बार बार बताते रहेगा कि ये प्राइम नंबर होगा या नहीं होगा। बट उल्टा इसका रिवर्स करना है कि हमने कुछ उससे प्राइम नंबर की लिस्ट दे दी और हमने बोला इसका फंक्शन बनाओ क्यों प्राइम नंबर अपने आप बता सके कि अगला प्राइम नंबर क्या होगा, समझे। तो यानी इस बार मेरे पास क्या है, इस बार मेरे पास डेटा है और डेटा के बिहाफ पे मुझे क्या गेट करना है, इक्वेशन गेट करना है। तो ये एक सबसे बेसिक लेवल के बेस पे है कि गेटिंग इक्वेशन आफ्टर analysis of after analyzing data is what machine learning is। और ये स्टेटमेंट में सीधा जीपीटी से क्रॉस वेरीफाई करवाऊंगा, ठीक है, कुछ भी अगर गलत होगा तो ये मुझे बता देगा, परफेक्ट है, वही बता रहा है ना, थोड़ा सा क्लियर कर रहा है, बट बेसिक लेमन में हमारे पास मेन, क्योंकि एट द एंड हमें इक्वेशन छोड़ना चाहिए यार, y इक्वल टू 3x प्लस वो छोड़ना चाहिए, वो तो एक मॉडल बनेगा, उसी इक्वेशन को क्या बोला गया, मॉडल बोला जाता है यहाँ पर, मॉडल यानी कि
पैटर्न्स और रिलेशनशिप, वो तो हम मैथमेटिकली उसे हम क्या बोलते हैं, इक्वेशन बोलते हैं। तो उसी को बोल रहे हैं कि आप इक्वेशन तो मंगा रहे हैं, बट यहाँ इक्वेशन नहीं मंगाना होता हमें, उसके बेस पे हमें क्या निकालना होता है, रिलेशनशिप और मॉडल बनाना होता है। तो वही मशीन लर्निंग है हमारा। तो ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग में हम खुद सॉल्व करते हैं। देखिए, यू राइट द रूल कि अगर एक्स ऐसा है तो वाई बताओ, और मशीन लर्निंग में हम बोलते हैं एक्स और वाई में पता है, इक्वेशन बताओ, और इक्वेशन पता लग गई, अब उस इक्वेशन को हमने मॉडल बोला, और वो मॉडल हमारा नेक्स्ट एक्स पर वाई क्या होगा वो हमें खुद बता के देता है। वही तो कह रहे थे, मॉडल जो बनाएंगे वो तो प्रोग्रामिंग, वो तो हम ही करेंगे ना। मशीन लर्निंग के लिए भी तो ट्रेडिशनल यूज करना पड़ेगा ना भाई, कोडिंग तो खुद ही करना। हाँ बिल्कुल, ऑफ कोर्स वो तो करना पड़ेगा, बट एमएल का अप्रोच, इसका काम करने का तरीका देखो क्या है। कोडिंग तो दोनों में खुद ही करनी है, दोनों का कोड का काम करने का तरीका क्लियर हुआ, क्या है दोनों के कोड के काम करने के तरीके में। इक्वेशन जो है वो हमारे पास होती है, लॉजिक होता है, इक्वेशन मतलब लॉजिक होता है, तो हम उसमें कोई भी इनपुट देते हैं वो आउटपुट दे देता है। बट यहाँ डेटा है, यहाँ पर डेटा मतलब बोले तो यहाँ इनपुट और आउटपुट है, और इसका रिवर्स हमें चाहिए कि अब जरा बताओ इक्वेशन क्या होगा। तो इक्वेशन ना बोल के उसे बोला जाएगा मॉडल, मॉडल या फाइंडिंग्स या पैटर्न या अंडरस्टैंडिंग बोला जाएगा। यही काम है किसका, मशीन लर्निंग का। इसे मशीन लर्निंग क्यों बोलते हैं, क्योंकि मशीन लर्न करता है एक्स के ये होने पर ये वाई है, तो बताओ इक्वेशन की पॉसिबिलिटीज क्या है। ये बात क्लियर है, इसके मल्टीपल मशीन लर्निंग मॉडल्स, इसीलिए इसके मल्टीपल मशीन लर्निंग के मॉडल्स होते हैं। यहाँ तक क्लियर है ना, फंडामेंटल समझ में ये निकला क्यों, ठीक है। ये निकला इसीलिए क्योंकि हमें रिवर्स अप्रोच पे काम करना था, क्योंकि इक्वेशन से वैल्यू गेट करना इजी टास्क है, बट वैल्यू से इक्वेशन मंगाना इज व्हाट मशीन लर्निंग इज। एक बार हमें ये पता लग गया कि जैसे आपके सोचने के, जैसे मैंने आपको कोई क्वेश्चन दिया, आपने बदले में आंसर दिया मुझे, तो मुझे ये पता लग गया कि आपके ब्रेन को ये डेटा देता है और बदले में ये आउटपुट देता है। बट इसका मुझे उल्टा बनाना है मॉडल, कि आपको मैंने आंसर भी, मैंने उल्टा मॉडल बनाना है कि जब जब विनय को ये क्वेश्चन दिया था तब तब विनय ने ये आउटपुट दिया था, तो अब विनय के ब्रेन जैसा मॉडल बनाओ, तो वहां पर क्या आ जाएगा, मशीन लर्निंग। समझ रहे हैं बात मैं जो कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग में मॉडल हम स्क्रैच से लॉजिक खुद बनाते हैं, मशीन लर्निंग के प्रोग्रामिंग में मॉडल अंडरस्टैंडिंग और पैटर्न को बिल्ड करके मॉडल क्रिएशन होता है, जिसमें एक्स और वाई की मैपिंग की जाती है। मैपिंग बेसिक लेवल में, लेकिन वैसे लर्निंग करवाई जाती है बिल्कुल, और उन्हीं का यूज किया जाता है। डन, क्लियर है। यही आगे जाकर के एमएलक्यू हमारा ये कन्वर्ट होता है न्यूरल नेटवर्क में, ये भी हम यहाँ पर देखेंगे। ये सबसे बेसिक लेमन है यहाँ पर जो आप समझ सकते हैं, एकदम बेसिक पे आकर के, ठीक है। तो मैं ये पता लग गया कि यार इस तरीके से इस तरीके पे जाना ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग, और इस तरीके से वापस इस पे आना मशीन लर्निंग की प्रोग्रामिंग। अब सवाल ये इस तरीके से इस पे कैसे आए, ठीक है। यहीं पर खेल आ जाता है सारा मैथमेटिक्स का, कि एक्स के क्या होने पर वाई क्या आ रहा है, तो उसको जरा पॉसिबिलिटीज बताओ और इक्वेशन फॉर्म करने की कोशिश करो, अलग अलग पॉसिबिलिटीज दो, और एक टाइम ऐसा आएगा कि बेस्ट इक्वेशन हमें मिल जाएगा, यानी बेस्ट मॉडल हमें मिल गया, और वही बेस्ट मॉडल हमारा प्रेडिक्शन मॉडल होगा। और जब वो मॉडल हमें मिल गया, मान लेते हैं हमारा मॉडल 3x+5 नहीं बना पाया, हमारा मॉडल बना पाया 2.9x प्लस में 4.5, ये बना पाया हमारा मॉडल। आप समझ रहे हैं, इस डेटा को समझ के वो एग्जैक्ट ये इक्वेशन नहीं बना पाया, थोड़ी देर के लिए मान रहे हैं वो क्या बना पाया, ये वाला बना पाया। तो अब इसमें जरा डेटा दो, बताओ जरा, इज इक्वल्स टू ये वाली वैल्यू मल्टीप्लाई क्या 2.9 प्लस में कितना 4 कितना था 5 ही था, ये रहा। और हमारे मॉडल ने क्या किया, ये क्या किया भाई, ये हमारे मॉडल ने क्या किया, प्रेडिक्शन किया। अब थोड़ा सा समझना, एक्चुअल डेटा क्या था, ये क्या है हमारे पास, अब बात ये क्या है, एक्चुअल डेटा, और ये हमारे मॉडल ने इस डेटा को समझ के एक इंटरनल इक्वेशन बनाई, और इस इक्वेशन के बेस पे इसने वापस से क्या किया, प्रेडिक्शन किया। क्या मॉडल का प्रेडिक्शन एग्जैक्ट सेम होगा या अलग होगा, अलग होगा, क्योंकि एग्जैक्ट सेम का मतलब क्या है, एग्जैक्ट सेम का मतलब है कि यहाँ पर पूरा कर्व मैच कर लिया। तो अगर कर्व ही मैच कर लिया तो आपने मॉडल बनाया ही क्या, फिर उसी के बेस पे कहते हैं कि 100% इसकी वो क्या होगी, वो सब आएंगे उस पे, ओवर फिटिंग अंडर फिटिंग, आपका एक्यूरेसी निकालना, जो वो है 90% सॉल्व कर पा रहा है पैटर्न, उसको एक्यूरेसी, हाँ एक्यूरेसी को वो सब आएंगे, वो भी आएंगे, सारी चीजों पर आएंगे। वो कर्व बना लिया, कर्व बनाने का मतलब है मॉडल सीखा नहीं है, रट लिया, ठीक है। अभी आएंगे वो सारी चीजें मैं
अचानक से टेक्निकल नहीं आना चाहता। तो यहाँ पर ये मैंने बोल दिया मॉडल ने इंटरनली ये इक्वेशन माना बेस्ट, और बेस्ट मानने के उसने क्या दिया, तो क्या सही आंसर आ रहा है, क्या आ रहा है, क्लोज आ रहा है। थोड़ी देर के लिए मान लो यहाँ पर, थोड़ी देर के लिए इसको मैं ऐसे लिखता हूँ यहाँ पर 2.9 और इधर 4.5, ठीक है। थोड़ी देर के लिए मान लो कि ये 2.9 नहीं मानता उसे, ठीक है, और यहाँ पर जो ये प्लस कर रहे थे यहाँ से इधर से ले लेते हैं, क्योंकि हम डायनेमिकली मानना चाहते हैं ना। तो मैंने बोला थोड़ी देर के लिए हमारे मॉडल से मिस्टेक होता और वो इससे, एक मिनट रुकना, इसको थोड़ा सा वो करना पड़ेगा, ये दोनों क्या करना पड़ेगा, हमें लॉक करना पड़ेगा, ठीक है, सही है ना, ये क्लियर है, सही है ना। यहाँ पर ये क्या आ रहा है, वही वैल्यू आ रहा है कि नहीं आ रहा है, परफेक्ट, सही है। अब थोड़ी देर के लिए, अब ये मान लेते मॉडल ने क्या माना, इक्वेशन 2.9, थोड़ी देर के लिए मॉडल ने मान लिया ये, और ये मान लिया ये, क्या मॉडल सही आंसर आ रहा है या गलत जा रहा है, गलत जा रहा है। तो हमारे मॉडल को एक्चुअली यही दो, तो इसके पास कंट्रोल है मानने का, या तो वो ये एडजस्ट कर सकता है जो एक्स से जुड़ा हुआ है, या तो वो ये एडजस्ट कर सकता है जो उसके बाद है। मॉडल के पास और कुछ कंट्रोल नहीं है। ये बात क्लियर है ना, बिना समझ पा रहे हो। मॉडल अगर ये जितना अच्छे ये दोनों वैल्यू निकाल पाएगा उतना ही हमारा क्लोज क्या होगा, प्रिडिक्शन होगा। मॉडल ने मान लेते हैं यहाँ पर ये वैल्यू निकाल दिया, अब क्या हो रहा है, अब भी ज्यादा जा रहा है ना, फिर भी क्लोज है थोड़ा सा। यानी हमें ये पता है हमारे मॉडल को यही दो चीजें निकालनी है, एक जो एक्स के साथ है और एक जो एक्स के बाद है। इनका टेक्निकल वर्ड होता है, बताऊंगा अभी क्या, ये दो क्लियर है। हमारे मॉडल को यही दो चीजें कैलकुलेट करनी है, कोई डाउट तो नहीं। ये दो कैलकुलेट जितना अच्छे से होगा हमारा मॉडल का आउटपुट उतना अच्छा होगा, और जितना हमारे मॉडल का आउटपुट अच्छा होगा इसका मतलब हमारा प्रेडिक्शन और हमारा एक्चुअल ऑलमोस्ट बराबर है, और हमारा मॉडल ऑलमोस्ट सही है। बट एग्जैक्ट भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि एग्जैक्ट अगर हो गया तो हमारा मॉडल ने रट लिया, इसका मतलब प्रेडिक्शन आगे अच्छी नहीं करेगा, अभी ठीक करेगा, आगे फ्यूचर में ठीक नहीं करेगा। तो यानी हमें ये पता लग गया हमारे मॉडल को प्रेडिक्शन करने के लिए दो चीजों को निकालना पड़ता है, ये क्लियर है। अब सवाल है ये दो चीजें हैं क्या। इक्वेशन ऑफ लाइन की जब हम बात करते हैं तो इक्वेशन ऑफ लाइन बनती है दो चीजों से मिला करके, विनय y इज इक्वल्स टू m इंटू एक्स प्लस सी, पढ़ा है, लाइन इक्वेशन याद है विनय या नहीं याद है, बताओ, नहीं याद है तो बताओ, हाँ भाई ठीक है। इससे क्या बोला गया कि कोई भी इक्वेशन अगर आपको दुनिया में ये लाइन की बनानी है तो ऐसा ये आपको इक्वेशन लेना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर भी तो हमने वही लिया, y इज इक्वल्स टू 3x प्लस 5 लिया ना, mx प्लस सी तो लिया। m का मतलब यहाँ पर होता है स्लोप, m का मतलब क्या होता है स्लोप, और c का मतलब होता है यहाँ पर आपका इंटरसेप्ट। ये दो वर्ड पता लग गए। और y का मतलब यहाँ पर क्या है, मार्क्स, मार्क्स ही तो पता करना है। और x का मतलब यहाँ पर क्या है बताओ, स्टडी आवर्स और मार्क्स के बेस पे पता करें ना। मुर्जा भाई क्लियर है कि नहीं है, क्या ये सारे वर्ड्स क्लियर है। नोमेनक्लेचर, m किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, c किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, y, मार्क्स कितने आएंगे, और इस x स्टडी आवर्स क्या होगी। अब ये जो हमारा डेटा है, इसी डेटा में हमें पता करना है किसको क्या बोलते हैं, ठीक है। इंटरसेप्ट बोलते हैं इस वाले एरिया को, कि जब x की वैल्यू 0 है तो y कहां पर कट हो रहा है। देखो इसको x को अगर मैं थोड़ी देर के लिए, अगर मैं इसे 0 मान लूं, इस पूरे की वैल्यू मैंने क्या मान ली, तो m इंटू 0 क्या हो जाएगा, कोई भी वैल्यू मल्टीप्लाई करोगे 0 क्या होगा 0, तो y अकेला क्या बचा रहेगा, y क्या होगा बेसिक इक्वेशन है भाई, ज्यादा कुछ नहीं है, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन नहीं है, बेसिक मैथमेटिक्स है। y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, और c इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा y, और c को क्या बोला जाता है इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट का मतलब कि y की वैल्यू क्या होगी जब x की वैल्यू क्या है 0 है, दैट इज कॉल्ड इंटरसेप्ट। कि x के 0 होने पर y कितना कट हो रहा है, बताओ इधर x 0 है तो y कितना कट हो रहा है, अंदाजा लगा 15 के आसपास कट हो रहा है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है। x के 0 होने पर y कितने पे कट हो रहा है,
15 के आसपास कट हो रहा है। अब थोड़ा इधर ध्यान से समझना, x का 0, x क्या होता है, x के 0 होने पर y कितना आ रहा है, और यही y भी किसके बराबर है, तो x किसको बोलते हैं, स्टडी आवर्स अगर 0 है मतलब बंदा बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं कर रहा है, तो भी मार्क्स कितने आ रहे हैं, ये बताना चाह रहा है कि x के 0 होने पर y क्या आ सकता है, और उसी को क्या बोला गया टेक्निकल लैंग्वेज में, इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट का मतलब है x के 0 होने पर y को पता करो, where x tends to 0 what is the value of y is called intercept। कोई डाउट तो नहीं, ठीक है। ये दो वर्ड क्लियर हो गए, इंटरसेप्ट क्या है, y क्या है, x क्या है। अब अकेला क्या रह गया, स्लोप। स्लोप का मतलब होता है, यहाँ पर मैं बेसिक लेवल पे आऊंगा, अगर आपको कहीं पे चढ़ाई करनी है, झूला जो होता है, तो झूला कौन सा ज्यादा सेफ है बताओ इधर। यहाँ पर मैं दो झूला ले रहा हूँ, एक यहाँ पर 2, बताओ कौन सा झूला सही लग रहा है इसमें। बताओ, ये रहा, कौन सा झूला सही है, इसको देख के बताइए। ये तो इससे अच्छा मैं यही बना देता बताओ। इसको ऐसे बनाते हैं, ये रहा इसका जीना चढ़ने वाला, ठीक है। ये वाला झूला सही है, एक ये है झूला नंबर 1, या फिर इसका ये चढ़ने वाला ये रहा, और ये रहा झूला नंबर 2, बताओ। ये आपका स्लाइड नंबर, हेलो सर, ठीक है, ये आपका स्लोप 1 और ये आपका स्लोप 2, कौन सा वाला, ये वाला या ये वाला, ये 1 ये है, 1 या 2, सेफ सेफ कौन सा है, बच्चा तेजी से किसमें गिरेगा, क्यों, क्योंकि ज्यादा वो है ना, क्या है वो वही वर्ड में सुनना चाह रहा हूँ आप लोगों से, ज्यादा क्या है वो, स्लोप क्या, ज्यादा क्या दिख रहा है यहाँ पर आपको, हाइट, हाइट में, हाइट तो दोनों में बराबर लिए मैंने, एंगल तो है वो 10 मीटर से निकलता है। बताओ ज्यादा क्या लग रहा है आपको इसका, एंगल तो ज्यादा इसका है, अगर आप यहाँ पर चेक करेंगे एंगल तो इसका बढ़ रहा है, ये रहा इसका, एंगल तो यहाँ से अगर आप चेक करेंगे तो एंगल इसका कम हो रहा है, इसका एंगल ज्यादा है। एंगल अगर ज्यादा बोलोगे तो इसका मतलब ज्यादा एंगल वाला नुकसान वाला है, कम एंगल वाला। स्लोप क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, स्लोप एक्चुअली यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक के चेंज होने पर दूसरा कितनी तेजी से चेंज हो रहा है। स्लोप का मतलब है चेंज इन y डिवाइडेड बाय चेंज इन x। एक के बदलने पर दूसरा कितनी तेजी से बदलता है, जिसे, है ना, जिसे शॉर्ट में हम यहाँ पर बोल देते हैं एंगल ऑफ, एक तरीके से काइंड ऑफ एंगल बताना चाह रहे हैं कि कितने तेजी से। अगर एंगल कम है तो कोई भी चीज तेजी से गिरेगी या आराम से, तेजी से गिरेगी, और इसका एंगल ज्यादा है तो बंदा इसमें आराम से है, तो बच्चों के लिए सेफ कौन सा है, तो ये हाई स्लोप है या ये वाला हाई स्लोप है, ये लो स्लोप है, ये हाई स्लोप है, ठीक है, ये बात क्लियर है ना। तो एक्चुअली में स्लोप का मतलब यहाँ पर अब क्या है, ये तो हमने झूले के एग्जांपल पे लिया, यहाँ पर स्लोप का मतलब होता है ये जो लाइन आपकी येलो वाली लाइन गई थी, जो प्रिडिक्शन वाली लाइन थी, इस प्रिडिक्शन लाइन को बताओ कि जब एक्स एक्सिस के ये पैरेलल होती है ऐसे, तो ये किस एंगल पे उसे कट कर रही है, और एक्स के वाई के चेंज होने पर एक्स में क्या चेंज हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर ध्यान से देखना, इधर एक मैंने यहाँ पर एक ट्राइंगल फॉर्म किया, ये एक छोटा सा ट्राइंगल बन रहा है इधर इतना एरिया का, ध्यान से देखिए, इतना ये बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ये वाला ट्राइंगल, इसको उठा करके मैं यहाँ बाहर ऐसे ले आया, इसी ट्राइंगल को बड़ा कर लिया ऐसे ही कुछ इस तरीके से, सही है भाई, क्लास को डाउट तो नहीं ना, ठीक है। ये वाला नीचे वाला एरिया क्या कहलाता है, एक्स एक्सिस कहलाता है, विनय यस या नो, ये क्या कहलाता है, वाई। और आपको पता है कि जब भी कोई ट्राइंगल फॉर्म होता है, एंगल फॉर्म होता है, तो वहां उनके बीच में एक एंगल होता है विच इज थीटा। थीटा मतलब यहाँ पर एंगल को शो कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ ध्यान से देखना कि ये जो मेरा डायग्राम है इधर, इसी डायग्राम को मैं दोबारा बनाता हूं, यहाँ पर एक लाइन ये रहा,
और एक लाइन यहाँ पर ये रहा, ठीक है। हाँ ट्रायंगल है ना, ये रहा। कहाँ है ये वाला ना। हाँ अब देखिए यहाँ पर, हाँ बिल्कुल सही, यही तो चाहिए था, वही मैं कहूँ मिलकर। ठीक है, अब इधर ध्यान से देखना। अगर मैं ये थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, ये जो एंगल है वो ये वाला एरिया है, ये वाला एरिया एंगल है यहाँ पर, ठीक है। तो इसके कॉन्टेक्स्ट में मैं बनाना चाह रहा हूँ, दिख रहा है ना यहाँ पर ये एंगल, कौन सा, ये वाला, ऐसे, ठीक है। अब जरा मुझे बताइए, एंगल ये कम हो रहा है या बढ़ रहा है? अब एंगल, अब थोड़ा सा देखिए, ये ऐसे है, अब एंगल कम हो रहा है या एंगल बढ़ रहा है? वेरी गुड, एंगल सेम है। एंगल का साइज से लेना देना नहीं है, ये ध्यान में रखना, ठीक है। अगर ऐसे डेटा है तो भी एंगल वही है, ऐसे डेटा है तो भी एंगल वही है। इस वाले में एंगल बढ़ाने का और कम करने का रीजन होता है स्पेसिफिक। देखिए हमें पता है कि ये जो ये वाला एरिया, इसे क्या बोला जाता है? परपेंडिकुलर। और इसको क्या बोला जाता है? बेस। तो एक काम करते हैं, ये भी लिख लेते हैं इधर ताकि और क्लैरिटी रहे। ये हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर, क्योंकि आपको ना पूरा ना मशीन लर्निंग का फंडामेंटल कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा कि ये चीजें काम कैसे करती है। ये रहा बेस, और यहाँ पर ये ट्रायंगल लिया और ये रहा फॉर्म किया था, ठीक है। ये आ रहा है, सही आ रहा है। अब जरा बताइए, अगर मैं एंगल कम कर रहा हूं तो क्या कम हो रहा है? क्या कम हो रहा है? परपेंडिकुलर बोलो, क्या कम हो रहा है? परपेंडिकुलर। एंगल बढ़ा रहा हूं तो क्या बन रहा है? पक्का? एंगल कम होने पर क्या हो रहा है? एंगल बढ़ने पर क्या हो रहा है? अब इस परपेंडिकुलर को थोड़ी देर के लिए परपेंडिकुलर मत मानो, अब इसे हाइट बोलो। एंगल कम होने पर हाइट क्या हो रही है? एंगल बढ़ने पर हाइट। बेस से कोई लेना देना है क्या एंगल का? पक्का देख लो इधर, नहीं है ना विनय? अब यहाँ पर ध्यान से देखना, थोड़ी देर के लिए इसमें दो और वर्ड को चेंज करते हैं। अब इसे परपेंडिकुलर ना बोल करके अब इसे मैं यहाँ पर बोलूंगा ये वाला इधर। अब थोड़ा यहाँ पर ध्यान से देखना कि अगर मैं एंगल कम कर रहा हूं, अब मुझे बताना है इधर बेस और परपेंडिकुलर में बड़ा कौन है? एंगल कम करने पर बड़ा कौन है? बेस। क्लियर है? एंगल बड़ा करने पर बड़ा कौन हो रहा है? डन, क्लियर है? एंगल कम होने पर कौन छोटा हो रहा है और बड़ा कौन है? एंगल बड़े होने पर बड़ा कौन है और छोटा कौन है? बेस। यानी एंगल का सीधा कोरिलेशन है किसके बड़े छोटे से? परपेंडिकुलर और बेस के, दोनों के बड़े छोटे से लेना देना है ना। अगर एंगल छोटा है तो बड़ा कौन होगा और छोटा कौन होगा? देखो इधर, और एंगल बड़ा है तो बड़ा कौन होगा और छोटा कौन होगा? बेस। यानी कि एंगल का डायरेक्ट कोरिलेशन है किसके साथ? परपेंडिकुलर और बेस के साथ, है ना डायरेक्ट कोरिलेशन। तो इसी को समझते हुए मैथमेटिशियंस ने बोला कि एक्चुअली में परपेंडिकुलर में कितना चेंज आ रहा है और डिवाइडेड बाय एंगल से कोई रिलेटेड नहीं, परपेंडिकुलर और बेस से ज्यादा रिलेटेड है। कौन मतलब कौन? अरे वही एंगल की तो बात हो रही है भाई, चेंज कौन हो रहा है यहाँ पर? देखो ना, परपेंडिकुलर कम होने पर कम कौन हुआ है? एंगल ही तो कम हुआ है। परपेंडिकुलर के बढ़ने पर बढ़ कौन रहा है? एंगल ही तो बढ़ रहा है। ये बात क्लियर है? तो एंगल का डायरेक्ट कोरिलेशन है परपेंडिकुलर के चेंज होने पर और बेस के चेंज होने पर। ये क्लियर है? अब थोड़ी देर के लिए यहाँ पर समझना, इसको मैंने बोल दिया x1 और ये हो गया मेरा x2, क्योंकि दो पॉइंट होते हैं कार्टेशियन में। और यहां पर x1 है तो यहां पर भी क्या होगा? y1, और दूसरा क्या होगा ऊपर? यहां पर ये y2 होगा, और ये होगा x1 y1, और ये होगा x2 y1, ठीक है। और यहां पर ये होगा x2 x1 y2, ठीक है। ये तीन हमारे कोऑर्डिनेट बनेंगे, x1 y1 x1 y2 x1 y1 और x2 y1। ध्यान रखने, क्लियर है ना? ये इसके कोऑर्डिनेट है, कोई डाउट तो नहीं? इन दोनों में कॉमन क्या है? इन दोनों में कॉमन, इसको कट कर दो। और इन दोनों में क्या कॉमन है? y1, इसको कट कर दो। अगर हम मैं परपेंडिकुलर की बात करूं तो क्या बच जाता है जब x1 कट हो जाता है? तो y2 और y1 बचता है। ये क्लियर है? अगर इनके बीच की मुझे दूरी निकालनी होगी तो क्या मैं बोल सकता हूँ y2 में से y1 को माइनस कर लो? कह सकता हूँ ना? तो क्या मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर y2 माइनस y1 परपेंडिकुलर रिप्रेजेंट हो रहा है किससे? ऐसे बोल सकता हूँ विनय भाई? परपेंडिकुलर में को मैं किससे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ? y2 माइनस y1 से। और बेस को किससे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ?
x2 माइनस x1 से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, ये क्लियर है? पक्का कोई डाउट तो नहीं? अब मुझे पता है कि किसके चेंज होने ये इसके चेंज होने पर ये चेंज हो रहा है, तो उससे मुझे एंगल पता लग रहा है, चेंज से एंगल पता लग रहा है ना मुझे। तो क्या मैं बोल सकता हूँ यहाँ जो ये मेरा एरिया आ रहा है, हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा हुआ है, ट्रिग्नोमेट्री में अगर ये एंगल है और ये परपेंडिकुलर, ये बेस है, तो P अपॉन बी किसे बोलते हैं? टेन थीटा को, टेन थीटा को बोलते हैं ना। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि टेन थीटा, थीटा के लिए यहाँ पर मैं ये वाला साइन ले लेता हूँ फिलहाल के लिए, थीटा के लिए कौन सा साइन है? ये साइन ले लेते हैं टेन थीटा के लिए, थीटा तो साइन ही नहीं है, या ये वाला ले लेते हैं ना, ये क्लियर है? ये ले लेते हैं भाई, ये ठीक है। टेन क्यू यानी टेन थीटा इज इक्वल टू क्या है? P अपॉन, विनय भाई बताओ, P अपॉन बी। और परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर अभी? बताओ परपेंडिकुलर क्या है? तो क्या मैं बोल सकता हूँ टेन क्यू इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, ऐसे बोल सकता हूँ? ये क्या हो गया? अरे यार सारा हट गया, x2 माइनस x1, ऐसे बोल सकता हूँ इसे। यहाँ पर ये लाइन आगे डिवाइड की, ये रही, परफेक्ट। टेन क्यू इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस y1, यानी हमें तो क्या पता करना है, क्यू में क्या चेंजेस आ रहा है, क्यू में क्या आ रहा है, और क्यू क्या है यहाँ पर? एंगल है ना। और टेन को जब आप यहाँ पर भेजते हैं तो वो टेन इनवर्स हो जाता है, क्या हो जाता है? तो यहाँ ये जो मेरा इक्वेशन बनेगा फाइनली, ये क्या बनेगा? Q इज इक्वल्स टू क्या बनेगा विनय भाई? Q इज इक्वल्स टू टेन की पावर माइनस वन, ठीक है। अब यहाँ पावर तो नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर ऐसे लिख देता हूं मैं, टेन इनवर्स ब्रैकेट में क्या, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 के बेसिस पे, ऐसे ही बनेगा ना हमारा यहाँ पर। ये फॉर्म होगा कि नहीं होगा? सर जा रहे हैं क्या? है? अच्छा एक मिनट सर, आ जाओ, बैठ जाओ, अंदर ही आ जाओ सर। सर अंदर ही आके बैठ जाओ, एक दो मिनट। ये बना कि नहीं बना इधर हमारा? तो यानी एक्चुअली में मुझे यही तो पता करना था कि इस ट्राइंगल में P और B के चेंज होने पर एंगल पे क्या फर्क पड़ता है, और एंगल क्या है यहाँ पर? Q, और इसी Q को बोला गया स्लोप, M। क्या बोला गया इसको? M। M इज इक्वल्स टू चेंज इन Y, इसको क्या बोला गया? Y में क्या चेंज है, क्या बोला गया थे? चेंज इन Y डिवाइडेड बाय चेंज इन X। क्या ये वर्ड बोल सकता हूँ इधर भाई, विनय भाई? हाँ, यानी कि M इज इक्वल्स टू, अरे y में ही तो चेंज निकाले ना, y2 माइनस y1 मतलब चेंज इन y डिवाइडेड बाय चेंज इन x, ऐसे बोल सकते हैं। y इज इक्वल्स टू चेंज इन m इज इक्वल्स टू चेंज इन y डिवाइडेड बाय चेंज इन x। और जब आप 11th क्लास में आ जाते हैं तो यही चेंज इन y आपका बन जाता है यहाँ पर, वेरी गुड। तो यानी m इज इक्वल्स टू आपका बन जाएगा dy बाय dx। ये बना कि नहीं बना यहाँ पर? तो यानी m रिप्रेजेंट कर रहा है स्लोप, स्लोप रिप्रेजेंट कर रहा है चेंज इन y अपॉन चेंज इन x के बेसिस पर। और अब थोड़ा सा ध्यान से देखना, अगर x में कम चेंजेस हैं, अगर x में कम चेंजेस हैं, किसमें? इसमें स्लोप नहीं देगा, वो निकालना पड़ेगा, वो अलग तरीके से। हाँ ये तो वैल्यू आ जाएगा ना। हाँ इसमें, हाँ टेन थीटा डायरेक्ट स्लोप देगा, हमें इससे निकालना है, ये जो लिखा है इधर मैंने, ठीक है। हाँ इसलिए m इज इक्वल टू, और ये ऊपर नहीं है, ध्यान रखना, बगल में है, वो ऊपर आ गया इस लिखते वक्त, m इज इक्वल टू dy बाय dx के बेसिस पर। इससे मुझे क्या पता लग जाएगा? स्लोप, स्लोप पता लग जाएगा। अब थोड़ी देर के लिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, y में ज्यादा चेंज है, ज्यादा चेंज का मतलब क्या है? y में ज्यादा दूरी है और x में कम दूरी है, इसका मतलब क्या है? y में ज्यादा दूरी है, हाँ, और x में कम दूरी है, तो सर थीटा हमारा बड़ा, एंगल बड़ा है, थीटा बड़ा है, इसका मतलब क्या है? ज्यादा, स्लोप ज्यादा है, वेरी गुड। क्या ये बात बोल सकता हूँ? y में ज्यादा चेंज है, इसका मतलब डिस्टेंस लंबी दूरी है ना, परपेंडिकुलर बड़ा है, और इसका मतलब बेस कम है, इसका मतलब स्लोप बड़ा है। और y में कम दूरी है और x में ज्यादा दूरी है, तो स्लोप कम है, ये बात कह सकते हैं। ये क्लियर है? अब ये जो लाइन जो हमने यहाँ पर ये बेस्ट फिट लाइन बनाई थी, ये जो लाइन हमने यहाँ पर निकाली थी, इस लाइन को बनाने के लिए मुझे x के रिस्पेक्ट में स्लोप ही तो कैलकुलेट करना पड़ेगा, तभी तो बेस्ट लाइन मिलेगी। अगर मैं अंदाजा यहाँ पर स्लोप बना दूं, तो अब स्लोप कितना हो गया x के रिस्पेक्ट में? 90% पे,
तो ये कभी मुझे बताएगा ही नहीं, एक्स के चेंज होने पर वाई पे कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और यहाँ पर जो है अब इसमें क्या बता रहा है मुझे, अगर ऐसा आ जा रहा है तो एक्स के हल्के से चेंज, ये एक्स के बहुत चेंज होने पर वाई में बहुत हल्का फर्क पड़ता है। तो ये जो मेरा लाइन बन रहा है ना, ये लाइन इसी स्लोप से डिसाइड होगा। तो इसीलिए इक्वेशन ऑफ लाइन, यहाँ पर लाइन बनाने के लिए जो इक्वेशन की जरूरत पड़ती है उसमें ये इन सारी चीजों की जरूरत पड़ती है हमें, एम की, सी की, एक्स की और वाई की। वाई के बेस पे हम यहाँ पर फॉर्म करते हैं। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन इस वाले में बताओ, कोई डाउट? पक्का? ये विनय कोई कंफ्यूजन तो नहीं ना? आपका डिफरेंशिएशन नहीं था, बट मैं डिफरेंशिएशन आप ही के लिए यहाँ पे लेके आया हूँ कि ये आया कहाँ पर, वरना मैं डायरेक्ट लिख के खत्म कर सकता था, डी बाई डी एक्स, खत्म कहानी, राइट। डी बाई डी एक्स मेरा इसको 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 डिफरेंस करके यहाँ पर ये फाइनली मेरा सॉल्व। तो मुझे ये भी पता लग गया सी क्या होता है, मुझे ये भी पता लग गया एम का होता है, और मेरे मशीन लर्निंग को यही लाइन निकालना है। और लाइन निकालने के लिए दो ही चीज चाहिए उससे, एक तो एम और एक सी, और एक्स तो उसका है ही ना भाई, एक्स और वाई के इनपुट है। एक्स और नहीं, वाई इनपुट नहीं है, एक्स इनपुट है, सॉरी एक्स इनपुट है, वाई हमारा, वाई तो निकालना है। तो हमें तीनों चीजें मिल गई, एम और सी हमने निकाल लिया और एक्स हमें पता ही है, तो हमें इक्वेशन ऑफ लाइन मिल गई। और यही तो हमें चाहिए था कि एक्स और वाई के होने पर इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी, और वही तो एमएल हमें फाइंड करा के देता है। यही यूज होता है एमएल का पहला मॉडल, विच इज लीनियर रिग्रेशन। कल हम वही पढ़ेंगे एमएल के क्या क्या मॉडल्स होते हैं, एआई के अंदर एमएल क्यू आता है, एमएल के आगे डीप लर्निंग क्यू जाते हैं, और यहाँ पर पर्टिकुलरली हमारा काम कैसे करता है, सारी चीजें। क्लियर है भाई? तो कल का भी टाइमिंग ऑलमोस्ट थोड़ा जल्दी रखेंगे, मैं बता दूंगा। अभी फिलहाल के लिए यहीं पर इसे डन करते हैं। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं? कुछ पूछना है इसमें भाई? अब बस फंडामेंटल क्लियर है? ठीक है, यहाँ पर इसे करते हैं डन। रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया था हमने?